नमस्कार साथियों, मैं हूं कवीन सचान और हर रोज की तरह एक बार फिर हम देश देशांतर के इस नई कड़ी के साथ आपके सामने मौजूद हैं। और अहम यह है कि इस वक्त देश में कोरोना का संकट, या मैं कहूं कि एक बड़ी जंग न सिर्फ दुनिया लड़ रही है, बल्कि हम और आप एक साथ मिलकर इस जंग में शामिल हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम घर में रहकर आप तक वो तमाम अनुभव, वो तमाम जानकारियां पहुंचाएं, ताकि आप सचेत रहें और इस लड़ाई को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से लड़कर न सिर्फ अपनी जिंदगी को, बल्कि इस देश में तमाम लोगों को बचा पाएं और इस देश को वापस उसी जगह पर खड़ा कर पाएं जो कोरोना संकट से पहले था। हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर है एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन से। स्वागत है पुनीत जी, बहुत बहुत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं रोहित दत्ता साहब हैं, और मैं बता दूं कि दिल्ली से हमारे साथ हैं, लेकिन रोहित जी कोरोना सर्वाइवर मैं कहूं, एक ऐसे जांबाज हमारे साथी जिन्होंने कोरोना को हराया है, और वो बहुत अहम है। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ये बताती है कि इस जंग को जीतना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। शुरुआत मैं करना चाहूंगा रोहित जी आपसे ही कि अपना थोड़ा अनुभव मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से आज हालात हैं, क्योंकि एक भय, एक डर स्वाभाविक है आम लोगों के जहन में आना, लेकिन वाकई डरना ठीक है, लेकिन सावधानी कैसे इस डर को दूर कर सकती है? सब देखिए, पहले तो जय हिंद। पुनीत जी जैसे डॉक्टर्स हमारे लिए बाहर हैं, हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए बाहर हैं दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल से मैंने भी जो सुना वर्ल्ड वाइड कि इंडियन डॉक्टर्स सबसे बेस्ट हैं। जब वो हमारी रक्षा में है तो हमें डरने की क्या जरूरत है सर? हमें तो घर पे रहना है। हमारे लिए तो पूरे हेल्थ वर्कर्स बाहर निकले हुए हैं सर। हमें क्या, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमें एक, अगर भगवान ना करे किसी को हो भी जाए तो भी एक अच्छा पेशेंट बन के डॉक्टर्स के साथ उनका कहा हुआ मानना है, गाइडलाइंस फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना। पुरी जी, मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो अब पोजीशन है, जो हालात हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और खास तौर पर मैं अगर अपने देश की बात करूं, किस तरीके से आप देखते हैं? और जो हमने संख्या, हालांकि बहुत अहम नहीं होती इस तरह की जब महामारी की बात आती है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो उपाय है जो आपको लगता है कि बेहतर काम कर रहे हैं, नतीजे हमारे सामने हैं, और जिसको आम जन के सहयोग के जरिए ज्यादा हम और नतीजों को पा सकते हैं? बिल्कुल कविंद्र जी, देखिए सबसे पहले ये महामारी जब स्टार्ट हुई थी तो चाइना से स्टार्ट हुई थी। लोगों को लग रहा था कि चाइना से भयानक स्थिति शायद दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस समय देखें तो पहले ये यूरोप में गई है, जहां पर इटली में सभी लोगों ने देखा, स्पेन में सभी लोगों ने देखा कि मृत्यु दर कितनी है, कितने सारे लोग इससे मृत्यु को प्राप्त हुए। और इस समय अगर आप देखेंगे दुनिया में जो उसको हम सबसे ताकतवर देश समझते हैं अमेरिका, वहां की अगर आप हालत देखेंगे तो इस समय सबसे ज्यादा मरीज, लाखों की संख्या में मरीज अमेरिका में है और हजारों की संख्या में वहां पर मृत्यु हो चुकी है। तो उतने कम मुझे लगता है कि इसमें काफी सारा जो अभी तक श्रेय जाता है वो लॉकडाउन को जाता है, क्योंकि जब तक किसी बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं है, पक्का इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तब तक जो भी हमें रास्ते मालूम है उससे बचने के, उसको अगर हम अपनाते हैं तभी हम इससे बच पाते हैं। जिसमें शायद सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेप है, अगर मैं इसको देखता हूँ, लॉकडाउन अभी किया गया है जो सारे लोग परिचित हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये बीमारी देश में फैले। और इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी फैल रही है। उससे पहले ये देखा गया था कि विदेशों से ज्यादा लोग नहीं आ पाए जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो भारत सरकार ने सबसे पहले एडवाइजरी जारी की। उससे पहले एयरपोर्ट पे लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग स्टार्ट की है। धीरे धीरे आते हुए एक समय ऐसा आया जब सारी की सारी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि हमारे देश में बीमारी नहीं आ पाए। और दूसरा उपाय ये किया गया कि जो लोग बीमार हो चुके हैं, जिन लोगों में इस वायरस का संक्रमण हो गया है, उनको उचित प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था दी जाए, और जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाए और उनके कॉन्टैक्ट्स को फिर से टेस्ट किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग भी बीमार हैं, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक पाए।
तो उसी श्रृंखला में आगे हमने जाके लॉकडाउन हमारी सरकार ने बताया है, और मुझे लगता है कि देशवासी इसका, अधिकांश देशवासी इसका बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं, और हम शायद इसी कोशिश में हैं, और जो अभी तक नतीजे दिखते हैं कि हम विश्व के मुकाबले में हमारे यहाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल रही है। और अगर किसी को हो भी जाती है, जैसे अभी दत्ता जी ने बताया कि भई ये कोई डेथ वारंट थोड़ी है। अगर हो जाती है तो 80% लोगों में ये बहुत माइल्ड इलनेस है। लगभग 10% या उससे कम लोग ही हैं जिनको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ रही है या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे लोगों के लिए जो भी चिकित्सा सुविधा है, जो भी उनके लिए उचित है, वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि हम मृत्यु को कम से कम कर सकें। रोहित जी, दूसरा क्योंकि एक आप जी, मैं पुनीत जी, इस जो आपने कहा मैं थोड़ा रोहित जी समझना चाहूंगा। रोहित जी, आपका कोरोना पॉजिटिव आपका हुए सिम्टम शुरुआती तौर पर क्या रहा, और जैसे ही सिम्टम आपको हुआ या फिर टेस्ट पॉजिटिव हुआ, किस तरीके से आपके अंदर मैं कहूं कि एक डर या फिर मैं कहूं से लड़ने की ताकत और उसके आगे का प्रोसीजर मैं थोड़ा दर्शकों को मैं चाहूंगा कि वो आप बताएं, ताकि उनको हौसला मिले और समझें कि असल में करना क्या है। साहब देखिए, मुझे बुखार हुआ 99.5। मेरे ख्याल से 99.5 पे कोई भी आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो जनरली एक पैरासीटामोल की गोली खुद ही खा लेते हैं और उनको लगता है हम ठीक हो जाएंगे। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे को 99.5 फीवर हुआ, मैं अपने डॉक्टर के पास अगले दिन सुबह चले गया, डॉक्टर साहब को अपना दिखाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं यूरोप से आया हूँ और मेरे को फीवर है। उन्होंने कहा, मेरा गला चेक किया, कहते रोहित लगता है आपको थोड़ा सा माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन है और आप ये गोली खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को 2 दिन हुए, मेरे को फर्क पड़ा, मगर फिर रात को पूरा दिन बुखार नहीं रहा, फिर बुखार हो गया रात को 99.5। मैं तो साहब अगले दिन अपने डॉक्टर के पास गया, मेरे घर पे मशवरा किया अपनी वाइफ से और एक दो दोस्तों से। उन्होंने कहा रोहित कोरोना की चेकिंग करा लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि नहीं होगा ना, आप चेकिंग करा लीजिए। मैं चेकिंग कराने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गया साहब, उधर एक फॉर्म भरा और आप डॉक्टर्स की प्रिपेयर्डनेस, सरकार की प्रिपेयर्डनेस देखिए कि मैंने जैसे ही उस पर टिक मार्क किया कि मेरे को फीवर है और उन्होंने मेरे सैंपल्स लिए। डॉक्टर पुनीत जी भी बता पाएंगे साहब, जो सैंपल लेते हैं गले का और नाक का, उसमें दर्द तक नहीं होती और 10 सेकंड लगते हैं दोनों टेस्ट लेने में। जैसे लोग उनसे कहते हैं कि टेस्ट करने में पता नहीं क्या होगा, उसमें पता भी नहीं चलता और दर्द भी नहीं होती। उन्होंने मेरे सैंपल लिए और मुझे बोला कि रोहित जी आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा आइसोलेशन में जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती। अगले दिन 1 मार्च को डॉक्टर्स को पता चल गया और सरकार को पता चल गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और दिल्ली में पहला केस था साहब। उसके अंदर अब आप एक अच्छी चीज देखिए कि डॉक्टर्स को पता चल गया, सरकार को पता चल गया, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया। मेरे ख्याल से सब लोग बेहतर ऐसे समझेंगे कि रात काटनी मुश्किल हो जाती है अगर मुझे रात को पता चल जाता है कि मैं पॉजिटिव हूँ। उन्होंने मुझे, और उतनी देर में जितनी देर में उन्होंने मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से एम्बुलेंस करके, उतनी देर में डॉक्टर्स की टीम मेरे घर पहुंच गई चेक करने के लिए कि मेरे घर में कितने लोग हैं। ये काबिल तारीफ चीज है साहब। अगले दिन 2 मार्च को मेरे पास 3 डॉक्टर्स आए सफदरजंग हॉस्पिटल के और उन्होंने मुझे बोला रोहित जी आप कोरोना पॉजिटिव हैं, मगर हम आपको यकीन देते हैं कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, मगर आप अपने घर बिल्कुल स्वस्थ जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। और साथ में ये भी समझाया कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम जैसा है, मगर थोड़ा सा ठीक होने में टाइम 2-4 दिन ज्यादा लगाता है साहब। मेरे लिए तो आप समझिए सचान साहब, मेरे लिए तो डॉक्टर भगवान के जैसे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे जैसे ही बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ और उसी वक्त उन्होंने मुझे 50% सिर्फ अपनी बातों से ही ठीक कर दिया। अभी दवाई शुरू नहीं हुई थी सब, मगर बातों से ही ठीक कर दिया। अब चिंता थी कि मैं जिन लोगों से 15 दिन में 2-3 दिनों में 15 से 20 लोगों से मिला, उनके लिए भी सरकार ने सब कुछ घंटों के बीच में ही एम्बुलेंस सारी जगह भेज दी, सबके टेस्ट हो गए। अब मेरे को सिर्फ चिंता थी कि उनकी रिपोर्ट्स भगवान ना करे पॉजिटिव आए साहब। वो रिपोर्ट्स अगले दिन आई 3 तारीख को और किसी की भी पॉजिटिव नहीं आई। मगर मैं आज उसको सोचता हूं कि अगर मेरे घर में 4 लोगों को हो गया होता तो वो फिगर कैसे बढ़ता साहब। मेरे बच्चे थे वो स्कूल गए, स्कूल में 100-150 बच्चों से मिले,
ये फिगर तो रुक ही नहीं रहा था सब, मैं लाखों में आ गया, फिर मैं डर गया, मैंने करना बंद कर दिया। इसका अब समझ में आती है और हॉस्पिटल में भी समझ आ गई थी, इसका तरीका सिर्फ कंटेन करना ही है और आइसोलेशन इसका एकमात्र जरिया है। बिल्कुल डॉक्टर पुनीत, जिस तरीके से रोहित साहब ने बताया, इनिशियली सिम्टम और जो प्रोसेस है अभी भी, अगर मैं कहूं, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं और जो इस वक्त अनाउंसमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी भी हम फेज 3 से पहले की स्थिति में हैं, और जिस तरीके से संक्रमण को रोकने के तमाम प्रयास हुए हैं, उसमें बहुत अहम है कि लोग कैसे जागरूक रहें कि कब, कहां और कैसे आपको चेकअप के लिए पहुंचना है। जी, अभी तक जो कोशिश है वो यही है कि इसको हम किसी तरीके से कंटेन करें, और जो केसेस हो गए हैं, जितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उनके जो भी कांटेक्ट में लोग आए हैं, उनको हम ट्रेस करके और देख पाएं कि कहीं उनमें तो इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और उनको हम आइसोलेट करें या जो नियरेस्ट फैसिलिटी है उसमें रखें या घर में रखें। कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी लोकल ट्रांसमिशन में कहूंगा, कहीं कहीं जो है लोकल मीन्स कि एक क्लोज ग्रुप में हो रहा है या जो कांटेक्ट में आए हैं उनमें हो रहा है, लेकिन अभी कहीं भी वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन का हमारे यहाँ अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, ना ही इसके अभी तक कोई संकेत मिल रहा है। लेकिन हाँ, हमें सावधान जरूर रहना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से जंग जीत चुके हैं, अभी हमारी जंग चल रही है, अभी हमारी लड़ाई चल रही है, और हर आदमी का इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने भी इस चेन को तोड़ा, इस जो हमारा सुरक्षा के लिए जैसे हम लोग अलग रह रहे हैं, अगर उस चक्र को हमने तोड़ा तो जरूर हमें कहीं ना कहीं आगे जाके असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमारे पास जो इससे लड़ने के हथियार हैं वो यही है कि हम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लोगों से कम 1 मीटर दूर रहें, हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें, अपने हाथों को बार बार सफाई करते रहें, साबुन और पानी से धोएं अच्छी तरीके से, या जो भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं उससे साफ करें, जो कफ एटिकेट्स हैं उसका पालन करें। बल्कि अभी बहुत ही रिसेंटली WHO ने भी ये रिकमेंडेशन दे दी है और भारत सरकार का भी आ गया है। अमेरिका में भी अभी कह रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग भी हैं उनको हमने मास्क के लिए कहा है। मास्क ऐसा नहीं है कि सर्जिकल मास्क हो या कोई दूसरा मास्क हो, घर में बनाया हुआ जो कपड़े का मास्क है वो भी कार्य करेगा जो नॉर्मल लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को बाहर नहीं फैलाएं। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उस चीज को जो इन्फेक्शन है बाकी लोगों में उसकी संभावना कम से कम रहे। तो इस प्रकार से जो आपने कहा मास्क कंपलसरी जो नई गाइडलाइन है, एक थोड़ा सा मैं और चाहूंगा क्लैरिफिकेशन आम पब्लिक के लिहाज से। कुछ लोग ये कह रहे हैं या कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि एयर के जरिए भी ट्रांसमिशन का खतरा, जिसको रोकने के लिए WHO ने ये कदम उठाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? और जो आपने कहा कि ड्रॉपलेट के जरिए, क्योंकि अब मौसम अगर चेंज हो रहा है, हवाएं तेज हैं, उससे बचने की कोशिश होगी इसके जरिए। देखिए, मास्क के बारे में हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कहना ये है कि जो मास्क है वो बेसिकली आपको संक्रमित होने से नहीं बचा रहा है। मास्क क्या कर रहा है कि अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरे आदमी को संक्रमण से बचा रहा है। तो इस प्रकार से मास्क का उपयोग है। जहां तक ये बात है कि अभी इसके सिर्फ 2 ही मुख्य स्रोत हैं इसके फैलने के। एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं या थूक के साथ जो थूक के बहुत छोटे-छोटे कण हैं उसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। सामान्यतः ये 1 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज हमने कहा कि अगर ये सतह पे सेटल हो जाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर तो वहां से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यही 2 मुख्य स्रोत अभी तक मालूम चले हैं। मास्क अभी एडवाइस किया गया है, मास्क मैंडेटरी नहीं है पब्लिक के लिए निकलने के लिए अभी तक। हमने सिर्फ इसलिए उसको, मुझे लगता है WHO ने और अमेरिका ने इसलिए एडवाइस किया है कि ताकि पब्लिक में जो लोग संक्रमित हैं, जिनको इन्फेक्शन है, वो दूसरे लोगों को इसका फैलाने का जो क्रम है उसको बहुत कम कर सके, क्योंकि ड्रॉपलेट्स अगर बाहर नहीं जाएंगी तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम से कम होता जाएगा और हम महामारी को कुछ हद तक रोक पाएंगे। लेकिन ये मास्क सर्जिकल मास्क कतई नहीं है, ये N95 मास्क कतई नहीं है। N95 मास्क और सर्जिकल मास्क विशेष लोगों के लिए हैं जो इन मरीजों के साथ या तो स्क्रीनिंग OPD में है, या N95 है कि अगर आप ICU में हैं या इनके डायरेक्ट संपर्क में है, उन लोगों के लिए है। कुछ खबर ऐसी आई है कि एरोसॉल से भी फैल रहा है, उसके बारे में भी पुष्टि नहीं है।
जब उसके बारे में और मालूम चलेगा तब, लेकिन हाँ प्रिकॉशन लेने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी अगर एरोसॉल है तो उससे हो सकता है। और एरोसॉल से ये देखा गया कि जो अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो आईसीयू में डॉक्टर्स हैं, अगर वो सपोज इंट्यूबेट कर रहे हैं किसी मरीज को, तो जरूर वहां पे संभावना ज्यादा रहती है, उन लोगों को खतरा है, तो उसके लिए वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको खतरा कम से कम रहे। लेकिन अगर हमारा जो पब्लिक है सिर्फ 2 या 3 चीजों का पालन करे तो शायद हम बहुत इफेक्टिवली इसे कंट्रोल कर लेंगे। मैं फिर से दोहराऊंगा, एक सोशल डिस्टेंसिंग है, एक प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, या सोप या वाटर से, अथवा जो अल्कोहल है उससे सैनिटाइज करें, और तीसरा कफ एटिकेट्स है कि अगर आपको खांसी आ रही है तो मुंह के ऊपर कपड़ा रखें या मास्क लगाएं ताकि दूसरों में इसका स्प्रेड नहीं करे। रोहित जी, क्योंकि आप उस क्वारंटाइन पीरियड को आपने देखा और इलाज के दौरान आप, मैं कहूं कि सोशल डिस्टेंसिंग या सभी से आप दूर आपको रखा गया मेडिकली तौर पर, आम पब्लिक के कई लोग ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, इससे कैसे बाहर आया जाए, कैसे इन 14 दिनों को या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या आपने जो उस दौरान किया, आपके अनुभव, कैसे हम और तमाम वो जो दर्शक हमारे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं? सब देखिए, मैंने थोड़ी सी समझदारी करी कि मैंने योगा करी। क्या हुआ साहब कि क्योंकि मैं पहला था, मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आए जिनको मैं जानता नहीं था। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे। एक किसी ने ऐसा भी भेजा कि प्याज खा लो और उसको पानी में डुबो लो, पानी के अंदर प्याज डुबो लो और उसको नमक में डाल के आप खा लो आधे घंटे बाद। ऐसे भी लोगों ने मैसेज भेजे, मगर उनको ये समझ नहीं आई कि मेरे पास प्याज क्या, मेरे पास तो आदमी भी पीपीई पहन के आ सकता था। मगर मेरे पास कुछ एक ऐसा लिंक आया जिसमें रामदेव जी ने कुछ मैसेजेस एक घंटे का किया था, बाबा रामदेव जी ने। मैंने उसमें से प्राणायाम समझे कि ये प्राणायाम साहब करने से मुझको कुछ नुकसान नहीं है। देखिए, दवाई अपना काम कर रही थी मगर योगा ने अपना काम किया। तो मैं दिन में 2 बार योगा करता था, सिर्फ प्राणायाम, क्योंकि बाकी आसन करने की हिम्मत नहीं थी। उसके अलावा साहब देखिए, ऐसा समय भगवान किसी को भी ना दे, मगर ऐसे समय की हम सब कामना करते थे कि 14 दिन का फ्री मिल जाए। सब लोग यही कामना करते थे, रोज के जो भी हमारी दिनचर्या इसमें हमको शांति मिल जाए। तब मेरे को किताब ने बहुत यूज किया, मैं अपनी किताब पढ़ पाया। और जो मैं नहीं कर पाया 14 दिन में, जैसे हम भक्ति से दूर हो जाते हैं सब लोग अपनी दौड़ धूप में, तो मैंने भक्ति के अंदर मेरा थोड़ा रुझान हुआ उसके बाद। और एक साहब जो और चीज मेरे को मदद करी, एक डिस्टेंट हीलिंग होती है। कई लोग हैं जो प्राणिक हीलिंग बोलते हैं उसको। मैं अगर जैसे कई मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ जाते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं शायद अपनी डेथ बेड पे पड़ा हुआ हूँ, तो उसको कैसा, वो लोग ना, ऐसे लोग साइकोलॉजिकली आदमी को इम्पैक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर पुनीत और आप समझ पाएंगे कि वो क्या लगता है। आपसे लोग रोज पूछेंगे, रोहित हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? और ऐसे मैसेजेस आपके पास 200-500 रोज के आते हैं। तो मैं सबको लिखता था स्टेबल हूँ। मैं किसी को ये नहीं लिखता था कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं स्टेबल लिखता था साहब। इसके अंदर मगर आदमी के ऊपर स्ट्रेस ये हो जाता है कि शायद कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता नहीं है और मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। इसके अंदर मेरे को मेडिटेशन ने और प्राणिक हीलिंग होती है साहब, उसने बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट दिया। ओके डॉक्टर पुनीत, ये बहुत अहम है क्योंकि जब हम लॉकडाउन को देख रहे हैं और तमाम दर्शक इस तरह के सवाल और या फिर मैं कहूँ कि अलग अलग सोशल साइट पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार शायद इस तरह का अपने जीवन में लोग इसका अनुभव हो रहा है, उनको देखना पड़ रहा है। किस तरीके से मेडिकल साइंस के जरिए इसको आप कहेंगे कि इससे हम पार पा सकें, और या फिर जो कि रोहित साहब ने कहा कि क्वारंटाइन के दौरान भी डर नहीं है बल्कि वो इलाज है, और मानसिक तौर पर क्या ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, फिर कैसे? देखिए, एक तो बहुत अच्छी तरीके से रोहित जी ने बताया। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो कोरोना अगर किसी को हो भी जाता है तो कोई डेथ वारंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई है या आपकी हो जाएगी। अरे भैया, अधिकांश लोग बिल्कुल ठीक होकर घर आएंगे। ये एक नॉर्मल जुकाम या बुखार जैसी चीज है। 80% लोगों को तो कोई चिकित्सा की जरूरत पड़नी ही नहीं है। मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनको आईसीयू या आगे की केयर की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1 तो एक तो अपना मनोबल बनाए रखें। अगर आपको 14 दिन क्वारंटाइन में है या आइसोलेशन में है, तो आप
दुनिया से दूर थोड़ी है भाई, आपको अपने घर में आप रह रहे हैं या फिर आपको अस्पताल में रखा गया है और इसलिए रखा गया कि एक तो आपके ऊपर नज़र रखी जाए कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो आपको तुरंत ही उचित सहायता दे दी जाए और दूसरी बात ये है कि और लोगों को ये बीमारी नहीं हो। दूसरा एस्पेक्ट आपने पूछा लॉकडाउन का। 21 डेज़ का जो लॉकडाउन का पीरियड है, कई सारे लोग इसमें थोड़ा-सा परेशान हैं कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या हमें कोई दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो अपनी जो सोच है वो पॉज़िटिव बनाए रखें, जैसे रोहित जी ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि पॉज़िटिव सोच रखें, कोई नेगेटिविटी अपने पास नहीं आने दें। दूसरी चीज़, ये 21 दिन का आप ये मान के चलिए कि आपको एक ऐसा वक़्त मिला है, जिसमें आपकी जो हॉबीज़ हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आप पेंटिंग कीजिए, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, जो आप शायद अपनी उसके वजह से नहीं कर पा रहे थे, आप बुक्स को पढ़िए। आप परिवार के साथ समय बिताइए, बहुत ही अच्छा समय है जब आप समझ पाएँगे कि बच्चों से आप बात करें, अपने घरवालों से बात करें, उनके साथ रहें। कई सारे ऐसे गेम्स हैं जो आप घर में बैठ के खेल सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को योगा में रुचि है, अध्यात्म में रुचि है या कुछ और चीज़ों में रुचि है, प्राणायाम में रुचि है, मेडिटेशन में रुचि है, उस चीज़ में अपना ध्यान लगाएँ, अपने हेल्थ के लिए अच्छा करें। और आज के टाइम में जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे तो आप किसी से भी जुड़े रह सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने जो और परिवार के लोग हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पॉज़िटिविटी है, उसको बनाए रखें। आप अकेले नहीं हैं। हर आदमी को लगता है कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हैं। आप देखिए, हर व्यक्ति आपके आस-पास अपने घर के अंदर है और सिर्फ़ इसलिए है कि वो समाज को बचा पाए, दूसरों को बचा पाए। और इस परिस्थिति में भी आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी सुविधा की ज़रूरत है, चाहे वो आपके घर में राशन नहीं है, तो उसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। अगर आपके यहाँ कोई इमरजेंसी आ जाती है, बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट है। तो मेरा कहना यही है कि आप एक तो पॉज़िटिव सोच बनाए रखें। दूसरा, आप जो कार्य अपने नहीं कर पाए थे, आपके जो शौक हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनको घर बैठ के आप पूरा कीजिए, परिवार को समय दीजिए, बच्चों के साथ गेम्स खेलिए और साथ में अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है, आपकी बुक्स पढ़ने में रुचि है, आपकी पेंटिंग में रुचि है, आपकी कुकिंग में रुचि है, तो वो सारे कार्य कीजिए जो आप बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो वक़्त है बहुत आराम से कट जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि हमें दिक्कत आ रही है, तो जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप जो काउंसलर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के आप अपने परिवार से, दोस्तों से और बाकी लोगों से संपर्क में रह सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर पुनीत ने कहा और रोहित साहब ने बताया, आप दर्शकों के लिए समझना बहुत अहम है कि बहुत खास सावधानी के जरिए इस कोरोना संकट से हम बाहर आ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर पुनीत ने कहा, बहुत सच है कि कोरोना का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाएं तो आपकी मौत होगी। कोरोना खतरनाक इसलिए है कि ये बहुत तेजी के साथ फैलता है, संक्रमित करता है एक दूसरे को, और जिसके लक्षण आम सर्दी, खांसी, जुकाम की तरह। इसीलिए जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं, आप उसका अक्षरशः पालन कीजिए और अगर कोई उनका उल्लंघन कर रहा है तो आप उन्हें प्रेरित कीजिए, समझाइए कि उन लॉकडाउन का, उन नियमों का पालन करें। क्योंकि अगर कोई भी एक शख्स इससे बाहर जाता है, इन नियमों का उल्लंघन करता है, वो न सिर्फ खुद को बल्कि कुछ और लोगों को खतरे में डाल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दर्शक उन हिदायतों का पालन करेंगे, सरकार के तमाम निर्देशों का पालन करेंगे। कहीं कोई डाउट, संदेह है, हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे और सीखिए रोहित दत्ता जैसे लोगों से जिन्होंने कोरोना को हराया है, आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज देश देशांतर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कल फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। और आप दर्शक अगर कोई सवाल या राय है, आप में ट्विटर हैंडल, आप मेरे कवीन सचान ट्विटर हैंडल पर जाकर या फिर राजसभा टीवी के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हम अगले कार्यक्रम में उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।